नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जो प्रेरणा से भरा है। एक ऐसे राजा की कहानी जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए घुटने टेकने के बजाय अकल्पनीय कष्टों और पहाड़ों के बीच कड़े संघर्ष को चुना। तो चलिए बिना किसी देरी के इस ऐतिहासिक सफर की शुरुआत करते हैं। जरा 16वीं शताब्दी के भारत की तस्वीर अपने दिमाग में बनाइए। उस दौर में मुगल सम्राट अकबर की सेना लगभग पूरे राजपूताना पर अपना परचम लहरा चुकी थी। हर तरफ उनका दबदबा था। लेकिन इस पूरे विशाल साम्राज्य के बीच एक जगह ऐसी थी जो किसी के आगे नहीं झुकी। वो था मेवाड़, और महाराणा प्रताप एक अडिग पहाड़ की तरह उनके सामने सीना ताने खड़े थे। मुगलों के इतने बड़े साम्राज्य के सामने ये अकेला प्रतिरोध, यही तो इस गाथा को इतना खास बनाता है। अब सीधे चलते हैं 1576 के हल्दी घाटी के उस ऐतिहासिक युद्ध की रणभूमि में। ये मुकाबला बिल्कुल वैसा था जिसे हम डेविड बनाम गोलियात कहते हैं। एक तरफ अकबर की हजारों की तादाद वाली पूरी तरह से हथियारों से लैस विशाल सेना, और दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास सिर्फ मुट्ठी भर वीर राजपूत और उनके बेहद वफादार भील साथी। सेनाओं के आकार में जमीन आसमान का फर्क था, लेकिन ये फर्क उन वीरों के अदम्य साहस को नहीं डिगा सका। हल्दी घाटी का जिक्र हो और चेतक की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। युद्ध की उस भयानक अफरा-तफरी और खून खराबे के बीच एक ऐसा भावुक रिश्ता देखने को मिला जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। ये था घायल महाराणा प्रताप और उनके अविश्वसनीय रूप से वफादार घोड़े चेतक का अटूट बंधन। यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला नंबर सामने आता है, 26। ये कोई मामूली संख्या नहीं है, बल्कि उस सर्वोच्च बलिदान का सबसे बड़ा सबूत है। जब राणा युद्ध क्षेत्र में बुरी तरह घायल हो गए थे, तो उनके प्राण बचाने के लिए चेतक ने उन्हें अपनी पीठ पर बैठाया और यकीन मानिए एक 26 फीट चौड़े नाले को एक ही छलांग में पार कर लिया। इतनी लंबी छलांग लगाने के बाद ही उस महान घोड़े ने अपने प्राण त्यागे। वफादारी किसे कहते हैं, इससे बेहतर शायद ही कोई बता पाए। महलों का त्याग और अरावली के जंगलों में एक शपथ। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद का समय और भी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया था। महाराणा प्रताप ने राजसी सुख सुविधाओं को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया और अपने परिवार के साथ अरावली के बीहड़ जंगलों में चले गए। जंगलों में रहते हुए उन्होंने एक ऐसी ऐतिहासिक शपथ ली थी जो उनके दृढ़ संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा था, जब तक मैं चित्तौड़गढ़ वापस नहीं जीत लेता, तब तक मैं पत्तलों पर खाना खाऊंगा और जमीन पर ही सोऊंगा। जरा सोचिए, एक राजा जिसके लिए महलों में मखमल के बिस्तर बिछे थे, उसने अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए खुशी खुशी इन सब सुखों का त्याग कर दिया ताकि उनके अंदर की वो प्रतिरोध की आग कभी न बुझे। इस कठिन दौर में एक सवाल जो मन में आता है, क्या घास की रोटी उनका स्वाभिमान तोड़ सकती थी? हालात इस कदर बिगड़ चुके थे कि एक वक्त ऐसा भी आया जब राजा के अपने छोटे बच्चों को पेट भरने के लिए घास से बनी रोटियां खानी पड़ी। किसी भी पिता के लिए, और वो भी एक राजा के लिए, अपने बच्चों को ऐसी गरीबी में देखने से बड़ा दुख क्या हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद उनका संदेश बिल्कुल साफ था, अधीनता से बेहतर मृत्यु। अपने ही परिवार को जंगलों में ऐसी भयंकर परिस्थितियों का सामना करते देखने के बाद भी दुनिया की कोई भी ताकत महाराणा प्रताप को मुगलों के सामने झुका नहीं सकी। उन्होंने कभी गुलामी स्वीकार नहीं की। उनका स्वाभिमान भौतिक सुख सुविधाओं से कहीं ऊपर था। वापसी, सामरिक प्रतिभा और छापामार युद्ध। अब कहानी में एक नई रणनीति की एंट्री होती है। महाराणा प्रताप सिर्फ एक बहादुर योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वो एक बेहद चतुर रणनीतिकार भी थे। वे भारत के उन शुरुआती राजाओं में से एक थे जिन्होंने एक नई और बेहद असरदार सैन्य रणनीति में महारत हासिल की थी। इस रणनीति को हम छापामार युद्ध या गुरिल्ला वॉरफेयर के नाम से जानते हैं। इसका सीधा सा मतलब है पहाड़ियों में छिपकर दुश्मन की विशाल सेना पर अचानक हमला कर देना। मुगलों की सेना भारी भरकम थी और धीरे चलती थी। महाराणा प्रताप ने अरावली की दुर्गम पहाड़ियों के भूगोल को ही अपना हथियार बना लिया और मुगलों को चौंकाने वाले हमले करके पस्त कर दिया। चलिए इसे 3 आसान चरणों में समझते हैं। पहला चरण, अरावली की घनी और दुर्गम पहाड़ियों के बीच अपनी सेना के साथ छिपना। दूसरा चरण, बिना कोई भनक लगे विशाल मुगल सेना पर एकदम से हमला कर देना, जिससे वे पूरी तरह से घबरा जाएं। और तीसरा चरण, इससे पहले कि दुश्मन को संभलने का मौका मिले, तेजी से पीछे हट जाना। इसी शानदार तरकीब से उन्होंने धीरे धीरे मेवाड़ के कई महत्वपूर्ण किलों को सफलतापूर्वक वापस अपने कब्जे में ले लिया।
किंवदंती, अतुलनीय शारीरिक शक्ति। अब तक हमने उनके मजबूत इरादों और रणनीतिक दिमाग की बात की, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके इस अटूट स्वाभिमान के पीछे एक ऐसी असाधारण शारीरिक शक्ति भी थी जिस पर शायद आज के दौर में यकीन करना थोड़ा मुश्किल हो जाए। 7.5। जी हाँ, यह आंकड़ा महाराणा प्रताप की लंबाई को दर्शाता है। स्रोतों के अनुसार उनका कद 7 फीट 5 इंच था। अब जरा युद्ध के मैदान में उनकी इस विशालकाय उपस्थिति की कल्पना करके देखिए। जब 7.5 फीट का एक योद्धा पूरे जंगी लिबास में दुश्मन के सामने खड़ा होता होगा तो उसका सिर्फ आकार देखकर ही आधी सेना का तो वैसे ही मनोबल टूट जाता होगा। और बात सिर्फ उनके लंबे कद तक खत्म नहीं होती। एक और आंकड़ा है जो आपके होश उड़ा देगा, 72। ये उस कवच का वजन है जो वे युद्ध के मैदान में अपने शरीर पर धारण करते थे। बिल्कुल सही सुना आपने। महाराणा प्रताप जो भारी कवच पहनते थे उसका वजन ही लगभग 72 किलोग्राम था। आज के समय में एक आम इंसान का जितना पूरा वजन होता है उतना भारी तो वे सिर्फ अपना कवच पहनकर लड़ते थे। और अब आते हैं सबसे हैरान करने वाले अंतिम आंकड़े पर, 200। अगर आप उनके 72 किलो के कवच, उनकी 2 विशाल तलवारों और उस भारी भरकम भाले का कुल वजन मिला दें तो वो 200 किलोग्राम से भी ज्यादा होता था। अब आप ही सोचिए, 200 किलो का भार शरीर पर उठाकर अरावली के ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों पर पूरी फुर्ती के साथ छापामार युद्ध लड़ना, ये उस सतुलनीय बल को साबित करता है जिसने शक्तिशाली मुगलों को भी खौफ में डाल दिया था। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल आता है, आखिर स्वतंत्रता और स्वाभिमान की वास्तविक कीमत क्या है? महाराणा प्रताप की ये पूरी गाथा सिर्फ ऐतिहासिक युद्धों की कहानी नहीं है, ये अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर देने वाले एक शासक के अटल संकल्प का जीता जागता प्रमाण है। महलों का सुख छोड़ दिया, घास की रोटी खाई, 200 किलो का भार उठाया, लेकिन अपना स्वाभिमान कभी नहीं खोया। क्या इतिहास में स्वतंत्रता के प्रति ऐसे समर्पण का कोई और उदाहरण देखने को मिलता है? इसी विचार के साथ हम आज की इस प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं। इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत